हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बिहार बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा का पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम्स, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, रेलवे। कहने का मतलब यह है कि बिहार स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम्स होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हम ला रहे हैं। और ये सीरीज जो है, अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, पूरा का पूरा सीरीज देख लेते हैं, अंतिम तक बने हुए रह के, संयम रख के अगर ये सीरीज देखते हैं, रिवीजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा कलेक्शन आपके माइंड सेट में बैठ जाता है। तो निश्चित तौर पर यह आपको आपके रिजल्ट के काफी नजदीक ले जाएगा। तो आप ये वीडियो जितना देर चलेगा आप इस पर बने रहिएगा। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही हम प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल करवा देंगे वहीं पर, और डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ का भी रिवीजन कर सकते हैं। विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ और सॉल्यूशन किया हुआ दोनों का वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी का कलेक्शन जो है सभी सब्जेक्ट का, वो भी आपको वहां पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आपको रिवीजन करने के लिए एक पूरा होल सेट तैयार करके हम रखे हैं, ताकि आपका रिजल्ट कहीं से भी पीछे न जाए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम अभी चल रहा है उसका एग्जाम हो, तो सभी का रिवीजन करने के लिए ये बेस्ट कलेक्शन आपके पास जीके और जीएस का हम पहुंचा रहे हैं। इसे देखने का पूरा कोशिश करिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, अगर ऐसा आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल हो सकता है दूसरे आपके जैसे स्मार्ट स्टूडेंट को, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करते हैं और इसी कारण से एक दिन लेट वीडियो भी डलाता है, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन सेट तैयार करना और उसके एवज में उस सेट के बगल में ही, क्वेश्चन के बगल में ही उस आंसर के कलेक्शन को सेट करना जितना आपको एप्रोप्रिएट है, जितना आपको जरूरत है। क्लियर? बहुत मेहनत लगता है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज सेट नंबर 103 है और 103 के पहले का भी सेट अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। क्लियर? इसके अलावा आपको बता दें, पहला सेट जो है, पहला क्वेश्चन जो है 301 नंबर का, 103 नंबर का, कौन सा कथन इसमें से सत्य कथन है? 4 कथन आपको दिया हुआ है, साइंस का यह क्वेश्चन है। कथन 1 क्या कहता है? माउंट एवरेस्ट पर जी का मान कम होता है। दूसरा है, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान अधिक होता है। तीसरा कथन है, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है तो इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड है। चौथा जो कथन है आपका, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है तो इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड होगा। कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात आप जान लीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण की बात किया है कि माउंट एवरेस्ट पर जी का मान, छोटी वाला जी, कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अब ये क्या होता है जरा इसको समझिएगा। तो जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है, यानी पृथ्वी के धरातल के ऊपर से पृथ्वी के धरातल की ओर छोड़ी जाती है, तो वह गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल लगता है और गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरता है ये। और जब भी पृथ्वी की ओर वस्तु गिरेगा तो गिरते समय वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, और आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और यह वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वह गुरुत्वीय बल के कारण हो रहा है, जिस कारण से इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण को छोटी वाली जी से सूचित किया जाता है। जी का मान सर्वाधिक अगर देखा जाए तो दोनों ध्रुव पर, चाहे तो वह उत्तरी ध्रुव हो चाहे तो दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ध्रुव पर जी का मान जो होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान सबसे अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वो सबसे कम होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। जब पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी के तल से हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान का फॉर्मूला अगर आपसे पूछता है तो होता है जी इंटू 1 - 2h बट्टा आर। क्लियर? h हाइट को इंडिकेट करता है और आर पृथ्वी के रेडियस को इंडिकेट करता है। क्लियर है? जबकि अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम पृथ्वी के धरातल के नीचे जा रहे होते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है,
उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जी बराबर होता है जी इंटू 1 माइनस डी बट्टा आर। अब यहां डी का मतलब हो गया डेप्थ, गहराई, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं। क्लियर है? तो माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या कभी घटेगा? जी नहीं, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्लियर है? माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो दूसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा कथन कहता है एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकेंड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी और u बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी। v बराबर दिया हुआ है 75 मीटर पर सेकेंड आपका दिया हुआ है। u बराबर कुछ नहीं है तो 0 है, प्लस a का मान एक्सेलरेशन का मान निकालेंगे। क्लियर है? एक्सेलरेशन का मान निकालना है और इनटू t का मान 15 सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर है? अब जरा समझिएगा कि यहां पे 75 इजकल टू 15a हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 पचे 75, यानी एक्सेलरेशन का मान आ गया 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वेग 75 मीटर पर सेकेंड है और समय दिया हुआ है 15 सेकेंड, तो 15 पचे 75, एक्सेलरेशन का मान 5 आ गया। इसका मतलब कथन 3 जो है वो भी हमारा सही कथन है। अतः कथन 2 और कथन 3 ये दोनों जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जबकि 15 सेकेंड समय दिया हुआ है और वेग 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ये सही नहीं होता है। क्लियर है? आपको प्रूफ करके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रीय प्रेस परिषद, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1966 ईस्वी में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 ईस्वी के तहत पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं इसमें सुधार कर प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था। अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में इसे 1979 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम जिसे कहा गया, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 ईस्वी के तहत फिर से इसे पुनः स्थापित किया गया। किसे? भारतीय प्रेस परिषद को स्थापित किया गया। क्लियर? भारतीय प्रेस परिषद एक मात्र निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्यों में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है। क्लियर? तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो अब देखेंगे वार्षिक वर्षा के आधार पर, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर भारत को कई क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रीय विभाजन होता है। अलग अलग औसत वार्षिक वर्षा जो भारत में होती है अलग अलग होती है। इस आधार पर भारत को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे चरम वर्षा क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगा, चरम वर्षा वाला क्षेत्र, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाटी को शामिल किया जाता है और यहां का औसत वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है। ध्यान रखिएगा, भारत में औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन चरम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाटी, वहां 400 सेंटीमीटर बारिश होती है औसत वार्षिक वर्षा। क्लियर? दूसरा आता है भारी वर्षा क्षेत्र। यहां की औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक होती है और इस क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और ओडिशा तथा बिहार को शामिल किया जाता है। इसके अलावा मध्यम वर्षा क्षेत्र जो होता है वहां की औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा इस क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भाग, ओडिशा के कुछ भाग, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी घाट को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अल्प वर्षा क्षेत्र की बात करें तो यहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है और इस क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है। रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाए तो यहां पर सबसे कम वर्षा 50 सेंटीमीटर की बारिश ही सिमट कर रह जाती है
और यह क्षेत्र जो है वो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान ही नहीं बल्कि दिए गए ऑप्शन में राजस्थान पूरा क्षेत्र जो होता है राजस्थान का और गुजरात का, वो न्यूनतम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन था इसमें से? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाल? तो सबसे पहला जो था वो पुर्तगाल था, जो सबसे पहले व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत आया था। आप जरा देखिएगा, यूरोप वासी में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। उत्तर मासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को, 17 मई, इस तिथि को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को द गामा जो पुर्तगाली था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और उस समय कालीकट का शासक जमोरिन ने उसका काफी स्वागत किया था। भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय जो था वो अंग्रेज था, जो 1600 ईस्वी में भारत आया था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरे, इस समय कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इस समय भारत में किसका शासन था, तो अकबर का शासन था। तीसरे यूरोपीय जो थे वो भारत में डच थे, जो 1602 ईस्वी में भारत आया था। चौथे यूरोपीय के रूप में डेनिश आए थे, जो 1616 ईस्वी में भारत आया। पांचवें यूरोपीय फ्रांसीसी थे, जो 1664 ईस्वी में भारत आया था। और छठे और अंतिम यूरोपीय स्वीडिश था, जो 1731 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट जिसे कहा जाता है वो क्या होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वहां पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, इसे ही ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। वह स्थिति जब फर्म को ना तो कोई लाभ हो रहा है और ना ही कोई हानि हो रही है, उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह उत्पादन की वह मात्रा होती है जहां कुल लागत कुल विक्रय के बराबर हो जाती है और एक संगठन ना तो लाभ प्राप्त करता है और ना ही हानि का भुगतान करता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट को एज अ फॉर्मूला अगर दर्शाना होगा तो एफ बटा एस माइनस भी होता है, जहां एफ बराबर कुल नियत लागत होता है बटा एस माइनस भी, यानी कि एस बराबर प्रति इकाई विक्रय लागत और भी बराबर होता है प्रति इकाई प्रवर्तनीय लागत, यानी बीईएफ ब्रेक इवन पॉइंट बराबर कुल नियत लागत बटा प्रति इकाई विक्रय लागत माइनस प्रति इकाई प्रवर्तनीय लागत होता है, यानी एफ बराबर एफ बट्टा एस माइनस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? अब जरा समझिएगा, अपेक्षिता का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन में तो वैसे आपको दिया है, किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश या प्रकाश का वेग। कौन है जो अपेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार सदा एक समान बना हुआ रहता है? तो अपेक्षिता का सिद्धांत आधुनिक भौतिकी का एक बुनियादी सिद्धांत है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के दो प्रमुख अंग है, एक है विशिष्ट सापेक्षता और दूसरा है सामान्य सापेक्षता। विशिष्ट सापेक्षता जो होता है वो दो परिकल्पनाओं पर आधारित होता है, जिसमें से एक परिकल्पना के अनुसार निर्वात में प्रकाश का वेग सभी प्रेक्षकों के लिए समान होता है, चाहे उन सब के सापेक्ष गति या प्रकाश के स्रोत की गति कुछ भी क्यों ना हो। तो प्रकाश का वेग जो होता है वो सदैव एक समान रहता है, यही अपेक्षिता का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। स्वदेश दर्शन योजना, ये स्वदेश दर्शन योजना क्या है, तभी तो इसके सर्किट के बारे में आगे जानेंगे। स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना जो है वो 2014 से 2015 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकरण विकास के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई, जिसमें से ध्यान दीजिएगा कौन कौन सर्किट, 15 सर्किट है जिसकी पहचान की गई। बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजातीय सर्किट तथा वन्य जीव सर्किट। ये 15 विषयगत सर्किट की पहचान स्वदेश दर्शन योजना के तहत की गई है। 15 सर्किट को
अब आपका ऑप्शन जरा मिलाइएगा। ऑप्शन में दिया है तटीय या कोस्टल सर्किट, ये तो शामिल किया गया है। डेजर्ट सर्किट शामिल किया गया है। डेक्कन सर्किट शामिल नहीं किया गया, कहीं भी हम डेक्कन सर्किट की नाम नहीं लिए। उत्तर पूर्वी, जिसमें हम आपको उत्तर पूर्वी के अंतर्गत शामिल किए थे नॉर्थ ईस्ट सर्किट, तो यह भी शामिल है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। डेक्कन सर्किट को शामिल इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। यह स्वदेश दर्शन योजना केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित है और केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR पहल के लिए उपलब्ध स्वैच्छिक वित्त पोषण का लाभ उठाने के प्रयास किए जाते हैं इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर अगर यदि जो 60 वोल्ट है, जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाए तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा जो होगी वो कितनी होगी, यह सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, विभवांतर आपको दिया हुआ है। विभवांतर के रूप में V1 बनाने के लिए V1 जो आपको दिया हुआ है वो आपको 60 वोल्ट दिया हुआ है। वहीं पर विभवांतर यानी V2 बराबर भी आपको दिया हुआ है, वो 150 वोल्ट दिया हुआ है। धारा का मान दिया हुआ है आपको 4 एम्पियर का, यानी I1 जो है वो 4 एम्पियर आपको दिया हुआ है और आपको I2 निकालने के लिए कहता है। तो आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से आप जानते हैं, ओम के नियम से क्या जानते हैं, तो V समानुपाती I, V समानुपाती I, यही फॉर्मूला होता है। अर्थात हम कह सकते हैं V1 बट्टा V2 बराबर I1 बट्टा I2 कह सकते हैं, क्योंकि V समानुपाती I है। क्लियर है। अब V1 60 है और V2 आपको दिया हुआ है 150 बराबर I1 का मान भी दिया हुआ है 4 और बट्टा I2 हमें ज्ञात करना है। तो I2 जब हम ज्ञात करेंगे तो बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 4 गुने 150 और बट्टा में 60। इसको इससे काट दीजिए, 2 तिया 6 5 तिया 15, 2 दूना 4। I2 का मान जो आ गया वो 5 दूना 10 एम्पियर आपका I2 का मान चला आया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि जो है वो अधिकतम होती है, यानी किसमें जल जो होती है वो ज्यादातर मात्रा में पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गोदावरी का। जरिए देख लेते हैं बारी बारी से। तो भारत में नदी बेसिनों का वार्षिक जलावधि जो है वो इस प्रकार से है। ब्रह्मपुत्र नदी में जो है वो कुल भारतीय नदियों का 33% जल जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, जिसमें से ध्यान रखिएगा 6,27,000 शामिल किया जाता है। जबकि गंगा की अगर बात करें तो 25.2% जल है, जबकि पूरे भारत के नदियों का। गोदावरी नदी का 6.4% जल है और सिंधु नदी का 4.3% है। क्लियर। तो सबसे ज्यादा आपका जो हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र में जलावधि जो है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो सिंध प्रदेश, सिंध विजय के उपलक्ष्य में सिंध विजय के बारे में चर्चा किया गया है चचनामा में। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं, जिसमें अरबों के भारत पर आक्रमण और सिंध विजय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी पुस्तक के अनुसार 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों का आक्रमण शुरू हो गया है। इसी पुस्तक में कहा गया है भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण इस पुस्तक के अनुसार 712 ईस्वी में हुआ था। यह अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर बर्बरता पूर्वक आक्रमण किया। इन्होंने इस आक्रमण द्वारा सिंध पर अपना अधिकार भी जमा लिया था। इसी चचनामा नामक पुस्तक में वर्णित किया गया है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज्य संस्था से नहीं रहा है? तो एल ऑप्शन दिया हुआ PBN राव समिति, LM सिंधवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। LM सिंधवी समिति की अगर बात करें तो LM सिंधवी समिति जो है इसका गठन किया गया था 1986 ईस्वी में पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए। 1986 ईस्वी में, तो ये तो पंचायती राज व्यवस्था से है। अशोक मेहता समिति का गठन
द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत में 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति आया था, यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का दायित्व इनको दिया गया और 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इन्होंने पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया था। PVN राव समिति 1991 ईस्वी में भारत को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा और इसलिए तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव किए थे। इसी नीति को PVN राव समिति भी कहा जाता है। इसके तहत उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण और निजीकरण को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? ऑप्शन है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, भीम बांध अभ्यारण्य, गोगाबील पक्षी अभ्यारण्य या संजय गांधी जैविक उद्यान। तो पटना जिला में स्थित, बिहार के पटना जिला में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान जो है उसमें सांपों का घर भी बना हुआ है, जिसमें आप सांप को भी देख सकते हैं। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। भीम बांध मुंगेर जिला में स्थित है और गोगाबील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। और यह गोगाबील पक्षी अभ्यारण्य जो है वही उसी में एक गोगाबील पक्षी झील भी है जो बिहार का सबसे बड़ा नमभूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं किस समूह में? 18वें समूह, 8वें समूह, 3 से 12वें समूह या 9वें समूह में? तो ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक के तत्व जो है वो 3 से लेकर 12वें ग्रुप में शामिल किए जाने वाले तत्व जो है उसे डी ब्लॉक के अंतर्गत शामिल किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की अवधारणा मोस्ले के द्वारा तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर 1913 ईस्वी में दिया गया था। इसके अनुसार आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 और वर्गों की कुल संख्या 18 है। और 18वें जो, ध्यान दीजिएगा, 18वां जो वर्ग है, जो ग्रुप 18 है, उसमें पाए जाने वाले तत्वों को निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से 12 के बीच में पाए जाते हैं। ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु, डी ब्लॉक के तत्वों को यहां जोड़ेंगे, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? संक्रमण धातु। जबकि ये धातु तत्व उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी के अंतर्गत सिक्का धातु को भी शामिल किया जाता है डी ब्लॉक के अंतर्गत ही। क्लियर है? पीरियोडिक टेबल को कुल 4 ब्लॉक SPDF, ये 4 ब्लॉक में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा अल्फा क्या है? तो एक प्रकार का एक घास की प्रजाति है जिसे अल्फा अल्फा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो अथर्व वेद में वेदों की कुल संख्या 18 है और वेदों की कुल संख्या 4 है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। अथर्व वेदों की कुल संख्या 4, जिसमें अथर्व वेद सबसे पुराना, सबसे बाद का वेद है। अथर्व वेद सबसे बाद का वेद है। अथर्व वेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया, इसीलिए इसे अथर्व वेद कहा गया। हालांकि इस वेद की रचना इसके सहायक के रूप में अंगिरस ऋषि के द्वारा भी किया गया था, इसलिए इसे अथर्वंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसी वेद को भेषण वेद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म इत्यादि की चर्चा मिलती है। इस वेद का एक उपवेद भी है जिसे शिल्प वेद कहा जाता है, जिसकी रचना विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है और ऋग्वेद में देवताओं के लिए स्तुति की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री या होत्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाओं की चर्चा किया गया है। सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है और सामवेद के पढ़ने वाले, श्लोकों को पढ़ने वाले पुरोहित को उदात्री के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य वाला वेद के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कविता और कहानी के रूप में इस वेद को संग्रहित किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था, कहां किया गया था?
तो पोखरण में भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक किए गए थे। पहला परमाणु परीक्षक के रूप में, पहला न्यूक्लियर विस्फोटक के रूप में 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण परीक्षण रेंज से विस्फोट किया गया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। इस परमाणु परीक्षण ने ईंधन के रूप में, इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। भारत का द्वितीय पोखरण परमाणु परीक्षण 11 तथा 13 मई को 2 आयोजनों में 1998 ईस्वी में शक्ति 98 के नाम से किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम है। अनुच्छेद 24 याद रखेंगे, 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है उनको खतरनाक कारखाने में काम करने से रोकने के लिए बनाया गया है, तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कारखाने में काम करना एक दंडनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। क्लियर? जिसमें बालकों का नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है। इसमें इसके तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, इसी को कहा जाता है। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन वेश्याओं को और सेनाओं को संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया, इसको अपवाद में रखा गया है। देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दिया गया है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो इसके तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता का मतलब अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार पर तथा बलात् श्रम पर निषेध किया गया है, यानी जोर जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन हां, अगर काम सरकारी मुद्दा का हो गया, राष्ट्रीय मुद्दा का हो गया, तो ऐसे स्थिति में सरकार उससे जोर जबरदस्ती भी काम करवा सकती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो कहवा बंदरगाह के नाम से सेंटोस पतन को जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को कहवा पतन के नाम से भी, कहवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है, जो कुल विश्व के 50% कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील में कॉफी का सबसे अधिक सेंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। साओ पाउलो क्षेत्र को कॉफी का कहवा प्रांत कहा जाता है, जो ब्राजील में ही है। ब्राजील के साओ पाउलो को कहवा प्रांत, कॉफी का कहवा प्रांत कहा जाता है। ब्राजील का सर्वाधिक कहवा का निर्यात जो होता है वो सेंटोस बंदरगाह से होता है, इसलिए इसे कहवा बंदरगाह या कहवा पतन कहा जाता है। कहवा का बागान जो है उसे फजेंडा के नाम से जाना जाता है, ये भी ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जरा ध्यान दीजिएगा, यह कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था, जिसे दिसंबर माह में आयोजित किया गया था। गांधी जी पहले इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उन्होंने इस स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। इस अधिवेशन, हालांकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पहले जवाहरलाल नेहरू के पूर्व किन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने अपना पद, अध्यक्ष का पद जो है जवाहरलाल नेहरू को दिया था। इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी इसी अधिवेशन में लिया गया। जेएल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कुल 3 बार किए थे। पहली बार 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, दूसरी बार 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन और तीसरी बार 1937 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है? तो उभयचर यानी एम्फीबियस जो क्लास के जीव होंगे उसमें, उसके प्राणियों में सल्कों की कमी होगी और त्वचा में श्लेष ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे जल स्थलचर प्राणी कहा जाता है, एम्फीबिया क्लास कहा जाता है। ये मत्स्य से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें सल्क नहीं पाया जाता है, मत्स्य में सल्क पाया जाता है। इसकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है तथा हृदय त्रिकक्षीय होती है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और एक
निलय होते हैं। यह भी बहुत बार क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछ चुका है। क्लियर। एम्फीबियन क्लास में हृदय कितने चेंबर में बटा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, 2 में। अलिंद 2 होते हैं, इसमें 3 चेंबर के रूप में बटा होता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। इसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ा के द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं और इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वामित्व किस मंत्रालय की एक योजना है? तो स्वामित्व जो है वो पंचायती राज मंत्रालय का एक योजना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। स्वामित्व का मतलब गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालीन प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना होता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल, इस तिथि को याद रखेंगे, स्वामित्व योजना जो है इसका शुरुआत 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो चर्म रोग के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, रेडियो आइसोटोप फास्फोरस 32, इस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग हड्डी के कैंसर उपचार के लिए, अनुवांशिक और आणविक जीव विज्ञान तथा त्वचा रोग के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कोबाल्ट के बारे में, तो कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप, इस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए, खाद्य विकिरण, रेडियोग्राफी में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा उपकरण की सफाई करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 रेडियो समस्थानिक की बात करें तो इस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग थायराइड कैंसर तथा थायराइड के रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। आयोडीन 125 रेडियो समस्थानिक की बात करें तो इसका प्रयोग आंख के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू ट्रिप्स TRIPS तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय TRIMS ट्रिम्स क्या होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिप्स जानते हैं पहले क्या है? तो ट्रिप्स का पूरा रूप होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यह बौद्धिक संपदा के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय करता है। इसे 1994 ईस्वी में गैट के 8वें चक्र के अंत में किया गया था, जिसे 1995 ईस्वी में WTO के, क्योंकि 1995 ईस्वी में गैट का स्थान कौन लिया? WTO, तो 1995 ईस्वी में इसे WTO के द्वारा लागू किया गया था ट्रिप्स को। क्लियर। ट्रिम्स की बात करते हैं तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होता है। यह केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर लागू किया जाता है। अब जरा डंकल प्रस्ताव देखेंगे, इसी से संबंधित है, ट्रिप्स और टिम्स से संबंधित है डंकल प्रस्ताव। इसे वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के नाम से डंकल प्रस्ताव को जाना जाता है। इसे 1991 ईस्वी में गैट के, क्योंकि 1991 ईस्वी में तो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने उरुग्वे दौरे का अंतिम प्रारूप के रूप में इसे प्रस्तुत किया था, जिसके कारण से इसे डंकल प्रस्ताव ट्रिप्स और ट्रिम्स को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही आंसर जो आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये डंकल प्रस्ताव से संबंधित है ट्रिम्स और ट्रिप्स, तथा डंकल प्रस्ताव जो है वो WTO को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूम्याकारिकी प्रदेश का भाग है? अब 4 ऑप्शन है, बुंदेलखंड उच्च भूमि, विंध्य कगार क्षेत्र, गढ़जात पहाड़ियां और नर्मदा घाटी की पहाड़ियां। जरा ध्यान दीजिएगा, तो गढ़जात पहाड़ियां जो है वो आपको भूम्यकारिकी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पूर्वी पठार की बात करें तो भूम्यकारिकी प्रदेश में निम्नलिखित भाग को शामिल किया जाता है, जैसे छोटा नागपुर के पठार को, बघेलखंड पठार को, बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य तथा गढ़जात पहाड़ियां। ये 5 जो क्षेत्र है उसे पूर्वी पठार भूम्यकारिकी प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। क्लियर। छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य तथा गढ़जात पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में जौनपुर में फतवा जारी किया गया था 1580 ईस्वी में। जरा एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा, तो 1580 ईस्वी में जौनपुर के काजी
मुल्ला मोहम्मद यल्दी। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, तो जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने अकबर के खिलाफ 1580 ईस्वी में फतवा जारी किया था। यह फतवा अकबर को काजियों ने धर्म विरोधी ठहराते हुए जारी किया था, जिसके कारण मोहम्मद मासूम काबुली, मोहम्मद मासूम खान फरंखुदी, मीर मुइज उल मुल्क, नौबत खान तथा अरब बहादुर के विद्रोह को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना से 52.14% 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष का प्रतिशत है। जरा 2011 की जनगणना का थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 है, जिसमें पुरुष की कुल जनसंख्या 5,42,78,157 यानी कुल जनसंख्या का 52.14% है, जबकि महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 है और कुल जनसंख्या का 47.86% है। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहां देश की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का देखा जाए तो पटना जिला है, जहां की जनसंख्या की बात किया जाए तो 58,38,465 लोग पटना जिला में निवास करते हैं, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा जिला है, जहां 6,36,342 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। जरा ध्यान दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 315 में इसके गठन की चर्चा किया गया, यानी अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन की चर्चा है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 320 में करते हुए कहा गया है कि इसी अनुच्छेद में कहा गया है 320 में, अनुच्छेद 320 में कहा गया है कि इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, जिसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर पेश कराएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण शक्ति त्रिसेवाभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और भारत के बीच कोंकण शक्ति त्रिसेवा युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाता है तथा इसका पहला आयोजन जो है वो 2021 में 21 से 27 अक्टूबर के बीच किया गया था अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी गति होती है? तो झूला पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति की गति जो होगी वो आवर्त गति होगी। अब आवर्ती गति किसको कहते हैं? तो एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहरा देता है तो इसे ही आवर्ती गति कहा जाता है। तो झूला पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति की गति जो होगी वो आवर्ती गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के द्वारा भाब्रू लघु अभिलेख में बौद्ध धर्म और संघ इन तीनों के प्रति विश्वास को प्रकट करता है। भाब्रू अभिलेख जो जयपुर बैराट राजस्थान में स्थित है, इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। उसने बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त की है तथा यह बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित अभिलेख है, जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ का उल्लेख किया गया है। रुम्मीदेई स्तंभ लेख की बात करें तो इसे लुम्बिनी अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख में अशोक ने बलि नामक कर को समाप्त कर देने का उल्लेख किया है। इसी में बलि नामक कर को समाप्त कर देने की बात किया है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। रुम्मीदेई अभिलेख यह लुम्बिनी में स्थित है। अब क्यों यहां के कर को समाप्त, बलि नामक कर को समाप्त क्यों किया अशोक? क्योंकि यहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसके ही उपलक्ष्य में बलि नामक कर को समाप्त किया गया था, जिसकी चर्चा रुम्मीदेई अभिलेख में किया गया है। इसलिए इसे लुम्बिनी अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि यह लुम्बिनी में स्थित है। मास्की लघु अभिलेख की शिलालेख की बात करें तो यह कर्नाटक के रायचूर जिला में स्थित है, जिसमें अशोक का नाम अशोक तथा बुद्ध शाक्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है, पहला ऑप्शन में है।
क्या तीस्ता गंगा की सहायक नदी है? जी नहीं, गंगा की सहायक नदी तीस्ता नहीं है। गंगा की सहायक नदी में यमुना, बेतवा, सिंध, केन, महानदी, कोसी, घाघरा, गंडक, ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, जो नेपाल हिमालय से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। उकाई बांध परियोजना जो है वो गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। तीसरा ऑप्शन में दून लंबी पर्वतीय घाटियां है, बिल्कुल सही है। दून देहरादून में स्थित लंबी पर्वतीय घाटियां है। कोरोमंडल तट जो है वो मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ी है। कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी घाटी पर्वतमाला का यह भाग है कोरोमंडल तट। इस तट का विस्तार कृष्णा नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में बड़ी एवं मंझौली औद्योगिक इकाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहां मिलता है? तो सबसे ज्यादा पटना प्रमंडल में बड़ी एवं मंझौली औद्योगिक, जिसे बड़ी और बड़ी से छोटी जो मंझली होती है औद्योगिक इकाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है पटना प्रमंडल में। बड़ी एवं मंझौली औद्योगिक इकाइयों का संकेंद्रण या प्रतिशत हिस्सा के रूप में अगर आपको देखना है तो ध्यान दीजिएगा, पटना प्रमंडल में सबसे ज्यादा है जहां पर 38.6% है। तिरहुत प्रमंडल में दूसरे स्थान पर है जो 23.3% है। मगध प्रमंडल तीसरे स्थान पर है जो 9.2% है और दरभंगा प्रमंडल चौथे स्थान पर 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क्यूमीन शब्द क्या है जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखने को मिलता है? तो कर्क्यूमीन जो है वो पौधे द्वारा उत्पादित एक चमकीला पीला रसायन होता है। अब यह किस पौधे में पाया जाता है, जरा इसकी भी चर्चा सुन लीजिए। कर्क्यूमीन एक कच्ची हल्दी में पाया जाता है। कच्ची हल्दी पौधे में कर्क्यूमीन पाया जाता है और अदरक के परिवार से यह संबंधित रहता है। जो एक पीला रसायन है, यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के जोखिमों के कारणों को कम करने का कारण बनता है, यह कर्क्यूमीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति क्या होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्लॉक स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत, हमारे पंचायत समिति को त्रिस्तरीय के रूप में बांटा गया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर। पंचायत समिति जो होता है वो ब्लॉक स्तर पर द्वितीय समिति के रूप में पंचायत राज्य व्यवस्था का समझा जाता है। अब जरा समझिएगा, पंचायती राज्य व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। वास्तव में यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। यानी दोनों को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीन है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है पंचायत समिति को। पंचायत समिति का गठन प्रत्येक 5000 की आबादी पर किया जाता है। एक सदस्य का चुनाव होता है। पंचायत समिति के एक सदस्य का चुनाव होता है। क्लियर? अब पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी जो होता है वो होता है प्रमुख। जो प्रमुख होता है वो पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है, जो समिति की बैठक बुलाता है तथा इसकी अध्यक्षता भी करता है। पंचायत समिति का पदेन सचिव जो होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे बीडीओ कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। यह प्रमुख के आदेश पर समिति की बैठक बुलाता है। पंचायत समिति के कार्य क्या होते हैं? तो सभी ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना इसका मुख्य कार्य होता है। क्लियर? तो यह एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को उनकी अमूक चूक योगदान जो अपनी योजनाएं दिए थे, समाज को सुधारने के लिए विभिन्न प्रयास किए थे, उनके लिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों के पुनर्जागरण हेतु समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन चलाया। अतः यही कारण है कि इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया, नव प्रभाव का तारा भी इन्हें कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है तथा अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु भी, या भविष्य एवं अतीत के बीच मध्य सेतु के नाम से भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का वह भाग जहां जल मौजूद होता है, प्रत्येक 12 घंटा 36 मिनट पर ज्वार और भाटा आते हैं। क्लियर? अब जरा इसको डिटेल से समझिएगा। सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण के कारण जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो यह घटना को ज्वार यानी टाइड कहा जाता है, और जब समुद्र का जल नीचे गिरता है तो इस घटना को भाटा कहा जाता है यानी ईब कहा जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक दूसरे से समकोणित अवस्था में हो, समकोणित का मतलब 90 डिग्री समकोणित अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में 15 से 20% निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। और यह घटना जो होती है, निम्न ज्वार की घटना जो होती है, वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को घटित होती है। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है यानी 180 डिग्री पर होती है, तो उस दिन सामान्य की तुलना में 15 से 20% उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, और यह घटना पूर्णिमा और अमावस्या को दिखाई देता है। ज्वार भाटा के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो न्यूटन नामक विद्वान ने सर्वप्रथम ज्वार भाटा के बारे में चर्चा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय कौन सी होती है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना को वैसे बनाने का काम तो नीति आयोग यानी योजना आयोग जो पहले था, अब नीति आयोग है, नीति आयोग को होता है बनाने का काम पंचवर्षीय योजना का, लेकिन इसे अनुमोदन करने का काम सर्वोच्च निकाय जो होता है अनुमोदन करने वाला, वो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का भारत का एक योजना होता है, जिसमें क्या करना है, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या परिवर्तन करना है, क्या बदलाव करना है, ये योजनाओं का एक संग्रह होता है 5 वर्षों का। क्लियर? पिछले 5 वर्षों का एक योजना तैयार किया जाता है, और यह योजना आयोग तैयार करता है, अर्थात नीति आयोग तैयार करती है, लेकिन इसका अनुमोदन, अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात किया जाए तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्ष पर तैयार किया गया एक भारतीय खाका होता है, 5 वर्षों का बीता हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो बिहार में पर्यटन के विकास करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा सब कुछ ठीक है। बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार करना, राजगीर में जिस प्रकार का घटना हो जाता है उसे दूर करना, तो अच्छी छवि बनाना होता है। भौतिक अधिसंरचनाओं में सुधार करना, बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास करना, सभी काम जो है वो बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करने के लिए बड़ी उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है, किससे बना है लेखानुदान? ध्यान रखिएगा, लेखानुदान जो है वो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखा अनुदान तैयार किया जाता है। यह राजस्व का लेखा जोखा होता है जो सामान्यतः बजट का अंग होता है। यदि मंत्री परिषद इसे ही पारित करना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है। क्लियर? संविधान के अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था की गई है, 116वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा वोट ऑन अकाउंट का तत्कालिक प्रयोग कर सकती है। लेखा अनुदान द्वारा सरकार को वित्त वर्ष में तब तक व्यय की छूट प्रदान की जाती है जब तक कि बजट पारित नहीं हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। इसे अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, भारत में 3 प्रकार की व्यवस्था किसानों के लिए लागू किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इसे जमींदारी व्यवस्था या इसी को इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? तो 19% भाग पर लागू किया गया था। दूसरा बात है किसानों के हितों के लिए महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई भू राजस्व की प्रणाली थी। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में 51% भूभाग पर लागू किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये मलयालम लेखक थे। जरा ध्यान दीजिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ चंद बातें को। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो भारतीय संविधान में वर्णित है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि, शुरुआत में 1 लाख रुपया राशि दिया जाता था। वर्तमान समय में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं बग्ध देवी की प्रतिमा दी जाती है। ज्ञान पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में किया गया था और इसके पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। वर्तमान समय में 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजू को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी, 22 या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 और 23 अक्टूबर दोनों ध्यान रखेंगे। 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा नवाब, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम तथा अवध का नवाब सुजाउद्दौला की त्रिसंगठित सेना के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन आपसे ज्यादा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम जो है वो सन 1964 से 65 ईस्वी में लागू किया गया था। त्वरित कृषि जिला कार्यक्रम जिसे कहा जाता है IAAP की शुरुआत 1960 ईस्वी में गहन कृषि विकास में पहली प्रमुख अवलोकन के रूप में की गई थी, जिसमें जिलों में उगाई जाने वाली सभी महत्वपूर्ण नकदी फसलों को शामिल किया गया था। हालांकि प्रमुख खाद्य अनाज फसलों जैसे गेहूं, धान और बाजरा पर ध्यान दिया जाना था। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 1960 से 1961 ईस्वी में भारत में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, जिसे त्वरित कृषि जिला कार्यक्रम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में श्याम जी कृष्ण वर्मा के योगदान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब कथन आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन है, इसे वह इंडिया हाउस के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है, 1905 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, बिल्कुल ही गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे। चौथा ऑप्शन है, इन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया था, बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। जरा ध्यान दीजिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1905 ईस्वी में किया था, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 से 1914 ईस्वी तक और फिर 1920 से 1922 ईस्वी के बीच किया था, लेकिन मूल रूप से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन लंदन में ही 1907 ईस्वी में किया गया था। यह भी आप ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत फरवरी 1930 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वराज प्राप्त करने हेतु आरंभ किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार भारतीय मुद्रे का अवमूल्यन जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। रुपये का मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? जरा ध्यान दीजिएगा, यह मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर वहां की सरकार के द्वारा कम कर दिया जाता है, तो इसे उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। डिवैल्यूएशन कहा जाता है। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार के द्वारा स्वयं किया जाता है और कोई नहीं करता है। क्लियर? मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्रा के आंतरिक मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हां, इससे निर्यात में वृद्धि हो जाती है और आयात में कमी हो जाती है। क्लियर? और फिर पुनः सामान्य रूप से चलने लगता है परिस्थिति, मुद्रा के मूल्यन को वापस कर लिया जाता है सरकार के द्वारा। क्लियर? अभी तक भारत में 3 बार मुद्रा का मूल्यन हुआ है। पहली बार 20 सितंबर 1949 ईस्वी को, दूसरी बार 6 जून 1966 ईस्वी को और तीसरी बार 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इथरनेट एक उदाहरण होता है। इथरनेट किसका उदाहरण होता है? तो इथरनेट जो है वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण होता है। इथरनेट समझेंगे, यह लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है इथरनेट। इथरनेट की अभिकल्पना 1973 ईस्वी में बॉब मेटकॉफ के द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में डिजिटल इंटेल और जेरोक्स के प्रयासों से यह लोकल एरिया नेटवर्क के एक मानक प्रतिरूप बन गया था। इथरनेट केबलों के माध्यम से विस्तारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के संबंध में सही कथन पर विचार करना है। आपको 3 कथन दिया हुआ है। यह दिन मई 1998 ईस्वी में सफल परमाणु परीक्षण की याद में मनाया जाता है। यह कथन बिल्कुल ही सही है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के बारे में। दूसरा कथन है 1998 में भारत दुनिया का 5वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। बिल्कुल गलत है, 6ठा संपन्न देश बना था भारत। तीसरा कथन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। बिल्कुल ही गलत है। अब जरा देखिएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के बारे में। पोखरण सेकंड जो कि 11 मई 1998 ईस्वी में हुआ था, पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ध्यान रखिएगा 18 मई को हुआ था 1974 ईस्वी में, इस्माइल बुद्धा के नाम से। क्लियर? लेकिन पोखरण परमाणु परीक्षण दूसरा परमाणु परीक्षण था भारत का, जो 11 मई 1998 ईस्वी को शक्ति 98 के नाम से किया गया था। और इसी दिन को 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया था, घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। 11 मई 1998 ईस्वी में भारत ने भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज जो कि राजस्थान में है से 3 परमाणु बम विस्फोट किए थे। 2 दिन बाद देश ने उसी पोखरण द्वितीय के हिस्से के रूप में 2 और परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण 13 मई 1998 ईस्वी को किया, जिसे संयुक्त रूप से शक्ति 98 नाम दिया गया था। 1998 ईस्वी में भारत विश्व राष्ट्रों के परमाणु समूह में शामिल होने वाला 6ठा देश बना था, न कि 5वां देश। 6ठा देश के रूप में पहले अमेरिका था, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस और 5वां चीन और 6ठा भारत बना था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 की थीम की बात करें, विषय की बात करें तो स्कूल स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट इसका थीम रहा है 2023 का। क्लियर? तो कथन 1 जो है वो आपको सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF ने हाल ही में किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? वो राजीव धर को नियुक्त किया है। जरा कुछ पॉइंटेड बातों को ध्यान रखिएगा। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पद इन्होंने सुजॉय बोस के स्थान पर ग्रहण किया है। NIIF की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक निवेश मंच है, जिसे भारत सरकार ने समर्थन दिया है। इस संगठन का उद्देश्य देश में पूंजी को प्रेरित करना और महत्व के क्षेत्र में इसकी विकास आवश्यकताओं का समर्थन करना है। इसकी स्थापना 2015 में किया गया था तथा इसका मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किसके सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया है 23 जून को। क्यों घोषित किया, जरा देखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने दिवंगत भारतीय फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बनर्जी की विरासत को सम्मानित करने के लिए 23 जून को AIIF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया है। प्रदीप कुमार बनर्जी, जिन्हें PK के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की थी और एक खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में सफल कैरियर इनका रहा था। अतः इन्हीं के सम्मान में AIFF ग्रास रूट डे के रूप में 23 जून को मनाया गया है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है यह भारत में फुटबॉल का राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह फुटबॉल का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय फीफा तथा एशियाई फुटबॉल परिषद का भी सदस्य है। इसकी स्थापना की बात करें, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना की बात करें तो 23 जून 1937 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और
इसके वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने कब तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? कब तक? ध्यान दीजिएगा, 2025 तक। 2025 तक मई 2023 में निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। स्पेस एक्स और कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप वास्ट अगस्त 2025 की शुरुआत में पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को कक्षा में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। प्रारंभिक स्टेशन, जिसे हेवन फर्स्ट कहा जाता है, यह लगभग 33 फीट लंबा, 22.5 फीट चौड़ा और एक छोटा मॉड्यूल होगा तथा एक साथ 4 चालक दल को समायोजित इसमें किया जाएगा। हेवन फर्स्ट को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल भी इसे जोड़ दिया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर कोई कमी रह जाती है तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए और पीडीएफ से भी आप रिवीजन करिए, खुद भी उसको क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और ऐसा लगता है आपको कि यह वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।